अरे शोर बहुत ज्यादा आ रहा है भाई। इसमें से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आया थोड़ा सा। कौन सा टॉपिक? किसके बारे में समझ में नहीं आया? बताओ। हम्म क्या समझ में नहीं आया? सर, वो पहला क्वेश्चन है ना जो गुणनखंड वाला है, हाँ हाँ। वो समझ में नहीं आया। मतलब प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का, हाँ। कौन सा क्वेश्चन है? बोलो क्वेश्चन बोलो। 114। इसमें क्या करना है, गुणनखंड? हम्म जी सर। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे होंगे इसमें। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे ना, वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। यानी कि हमें गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड क्या होते हैं? एक होता है गुणनखंड और एक प्रश्न और। है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, मतलब जो अभाज्य संख्याओं के रूप के गुणा गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होता है, 3 होता है, फिर 5, 5 के बाद में 9। 9 नहीं होता ना। 11। हाँ, याद आया ना। मतलब जिसमें एक व हाँ। स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो इनके रूप में लिखना है हमें इसे, ठीक है? तो देखो, इसमें इससे पहले हमें विभाजकता के नियम भी आने चाहिए थे। वो एक टॉपिक रह रहा था इसमें। तो देखो, इसमें 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 70 बार। ठीक है। 1 मिनट रुको। हो गया। हेलो। देखो, इधर देखो। तो 70 में देंगे, अब 70 में देखो 0 आ रहा है तो 2 का जाएगा, इसमें 35। ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसमें 5 का देंगे, ठीक है? 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर 7 का देंगे तो 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। तो देखो, ये अभाज्य संख्याओं में से आ रहा है, 2 अभाज्य संख्या है ना? 5 अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है, तो ये बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। और कोई सा? और है कोई कोई क्वेश्चन? तो इससे अगले वाला एक टॉपिक रह गया अपना। ठीक है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, परसों के दिन। पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पढ़ लिए थे ना। उसके बाद में अपने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में कौन सी आती है? ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। उसके बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के 5। बाद 7, 7 के बाद में 11। 8। 11। हाँ। तो मैंने एक काम दिया था, मुझे याद आ गया अभी। 1 से लेकर के 100 तक की दिया था आपको।
लिखिए क्या अभाज्य संख्याएं। मैंने बताया था कि हाँ। अभाज्य संख्याएं तो 25 होती है, और इधर बताया था भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कितनी होगी? 1 से 100 तक अगर 25 ही है तो अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 75, 75। 75 नहीं होगी, 74 होगी, क्योंकि एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ना ही अभाज्य। समझ में आया? एक को ना तो हम्म। भाज्य में रखते हैं ना अभाज्य में रखते हैं, इसमें इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी आती है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। 13 के बाद में लिखी होंगी ना आपने? हाँ। 13 के बाद में? 17, हाँ, 17 के बाद में? 19, फिर? 23, हाँ। फिर? 29, हाँ। 31, इक, 37, 31, फिर 37, 41, 41, 43, हाँ। 47, हम्म, 53, 59, 61, 67, 71, 73, टोटल 79, 83। टोटल ये आगे होंगे आपके पास 25। हाँ। टोटल 25 आ गए। हाँ। और भाज्य संख्याओं में? भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? भाज्य संख्या 1 से। एक से थोड़ी होता, अभी तो बताया था एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। भाज्य संख्या बोल रहे हो क्या? हाँ। हाँ। 2 से। 2 से थोड़ी होता, दो तो इसमें आ गया ना अभाज्य में। एक 2 भाज्य से ही संख्या होगी ना स्टार्ट होती सर। है 4 से। 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। हाँ जी। कहाँ से हो अर्पिता आप? हेलो। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाए, ठीक है। वो सारी कौन सी होती है भाज्य संख्याएं? तो देखो, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। तो एक ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, ठीक है। तो देखो, 2 और 3 इसमें आ गया तो 4 इसमें आएगा ना। हेलो। हाँ सर। कहाँ पे गायब हो गए? ठीक है, 2, 3 इसमें आ गया तो 4 इसमें आ गया, फिर 5 इसमें आ गया, फिर 6 देखो इसमें आ गया, फिर 7 इसमें आ गया, 8, 9 इसमें आ गया, फिर 10 इसमें आ जाएगा, 11 इसमें आ गया, 12 इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, ये सारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि दो तो किस में आ गए अभाज्य संख्या में, क्योंकि दो में, देखो, दो में एक व स्वयं का भाग जाता है और कोई सी संख्या नहीं है, इसलिए एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, कौन सी है? 2। हेलो। एकमात्र सम संख्या है देखो 2, ठीक है ना, जो क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी की सारी कौन सी है? देखो, विषम संख्या है बाकी की सारी। 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, और 11 भी विषम है, 13 विषम है, ठीक है। ओनली 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम संख्या। सम संख्या है, और बाकी की सारी विषम संख्या है। तो मैं बोलूँ कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। 2। मैं बोलूँ सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या
तब भी दो ही आएगी, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी दो ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ओनली ये 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं भी होती है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए। तो देखो 1 और 4 के अलावा इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। ठीक है, इसमें 1 और 6 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 3 का। आठ में, ठीक है। 8 में, एक का, आठ का और दो का। हाँ ठीक है, समझ में आया अभी? मतलब कि अभाज्य संख्याओं में तो हमें ये याद रखना है कि ओनली एक व स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या होती है। और जो, ठीक है, और जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए वो सारी कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं। कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो नेक्स्ट, सहअभाज्य संख्याएं। इसके बारे में और जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में यदि अधिकतम उभयनिष्ठ एक हो तो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं 1 व 3, ये कोई दो संख्याएं हैं, तो इनमें किसका किसका भाग जा रहा है? तो देखो इसमें इसमें ओनली एक का भाग जा रहा है। देखो इसमें एक का जा रहा है, इसमें एक का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का नहीं जा रहा। तो मतलब ऐसी संख्या है जिनमें, जैसे 2, 3, 2, 3 में भी ओनली एक का भाग जाता है। सहभाजी का मतलब है दो, एक जोड़ा लेना है, दो दो संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, 2 का या 3 संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, उसमें एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है ना, मतलब उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? तो एचसीएफ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये समझो। हेलो, ठीक है, तो जैसे और कोई एग्जांपल बताओ इसमें। 3, 4 हो गया, तो देखो 3, 4 में ओनली एक का भाग जा रहा है। ठीक है, 4, 5 हो गया। ठीक है, और 2 और 6, देखो 2 और 6 में देखो एक के अलावा किसका भाग जा रहा है? इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जिसमें एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए ना वो सहअभाज्य नहीं होती। ठीक है, तो इसमें देखो 2 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, जबकि इसमें 2 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है ना, 5 में। ठीक है, इसमें देखो इसमें 2 का जा रहा है लेकिन इसमें 3 में नहीं जा रहा ना। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें 2 का जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा, 3 में 3 का जा रहा है लेकिन 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा ना। ओनली एक का भाग जाए वे सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इससे आगे हम भाजकता के नियम पढ़ते हैं, आते हैं नियम, भाजकता के नियम। ठीक है, ये फैक्टर निकालने में जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना उसमें काम आएंगे। आते हैं क्या? किस संख्या में 2 का भाग जाएगा, किस संख्या में 3 का भाग जाएगा, किस संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ये संख्या है, तो इसमें किस किस संख्याओं का भाग जाएगा? आता है? ठीक है, तो समझते हैं। देखो 2 का भाग जाने के लिए देखो इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब होता है जो इकाई स्थान पे हो। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कौन सा है इस संख्या में? आठ। हाँ, तो जो मतलब इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। पढ़ा था ना अपन ने इसमें,
सम संख्या 0 2 4 6 8, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो उसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 2 का नियम समझ में आ गया। 2 का भाग कब कब जाएगा? इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, मतलब सम संख्या हो, ठीक है, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। फिर 3 का नियम समझते हैं कि 3 का नियम, ठीक है। तो 3 के नियम के लिए जैसे 27 में 3 का भाग जाता है, ये हमें आता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या इसमें जाता है कि 3 का भाग इसमें? तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए देखो, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो इन अंकों का योग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, 6 और 7 कितने होते हैं? 9। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। तो देखो, 15 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना 15 में 3 का भाग। हाँ। तो 15 में देखो, जो अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो देखो, अंकों का योग किया हमने, 7 और 2 9। 9 और 6 15 होते हैं, 15 में 3 का जा रहा है ना भाग, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, 2 छोटा है तो ये भाग टूट की शुभ लग जाती है, और 27 कितनी बार जाता है 27 में? 9 बार, तो 209 आ जाएंगे। जा रहा है ना पूरा पूरा भाग, ठीक है। फिर 4 का नियम क्या है? देखो, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 732, तो संख्या के अंतिम दो अंक के कौन कौन से हैं? 3 और 2, 32, ठीक है। तो 32 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 32 में तो जाता है ना। 32 में 4 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 2 अंकों का देख लेंगे, उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो, जैसे मैं बोलूँ, इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा 4 का, ठीक है। फिर 5 के नियम में क्या देखते हैं? संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। जब भी 5 का भाग देखेंगे ना, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, तो देखो इसमें 0 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, या फिर 5 होना चाहिए जैसे, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा क्या? जाएगा कि इसमें 5 का भाग? बोलो। नहीं। हाँ, क्योंकि इकाई का अंक क्या नहीं है? दो, 0 और 5 नहीं है, ठीक है। ठीक है। फिर 6 का नियम, तो 6 के नियम के लिए 2 व 3 का, मतलब 2 तथा 3 का, जो 2 और 3 का नियम पढ़ा था ना, वो दोनों नियम लग जाएंगे ना, तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। दोनों नियम एक साथ लगाना, ठीक है। तो 2 का नियम क्या है? इकाई के अंक देखना है हमें, 2 4 6, ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए। और 3 का नियम क्या है? अंकों का योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का, ठीक है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? ये अभी 5 नियम पढ़े हैं, ये आगे नहीं आए? कौन से में डाउट है अगर पूछना हो तो? तीसरा सर। 4 के नियम में? नहीं, 3 के नियम। 3 के नियम का एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2 3 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो, 3 के नियम के लिए हम क्या करेंगे? देखो, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया मैंने, ये 7 3 और 8, ठीक है। तो इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? हम क्या करेंगे, जो ये अंक दिए हुए है ना, 3 7 8, इनको जोड़ लेंगे। देखो, 8 और 7 कितने होते हैं? 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 8 और 7 15 होते हैं। 15 और 3 कितने होते हैं? तो हम क्या करेंगे, 3 + 7 + 8 कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितना आएगा इनका? 7 और 3 10 होते हैं, और 8 18। तो क्या 18 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 6 बार, ठीक है। तो देखो, अगर इनके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा।
ठीक है, तो जब भी हम चेक करेंगे कि 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है, देखो अब 18 में भी चेक करना है ना, तो ऐसे करते हैं, 18 में पता नहीं है तो एक और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आता है, 9। तो क्या 9 में 3 का जाता है कि नहीं जाता, जाता है, तो ये मतलब 18 में भी जाएगा, और 18 में जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, ठीक है। आया समझ में। और एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये नंबर है, तो इनका योग कितना हुआ, इनका योग हुआ, देखो 8 9 10, देखो 10/3, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाता ना, नहीं जाता 3 का भाग, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें, हाँ अर्पिता आपको। ठीक है, नेक्स्ट, 7 का नियम। तो 7 का नियम, 7 के नियम के लिए देखो इधर, दी गई संख्या की इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं जब तक कि शेष संख्या 7 से विभाज्य नहीं हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 4 3 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्या की इकाई अंक, देखो इकाई अंक कितना है इसका, 3 है, इसको दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, तो शेष संख्या कितनी है, तो शेष संख्या 34 है, इसमें से इसको दुगना करेंगे, 3 का दुगना कितना होता है, 3 का दुगना कितना होता है, 6, तो 6 को इसमें से घटाएंगे, तो बताओ 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, अट्ठाईस। हाँ, तो क्या 28 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, नहीं सकता। कैसे नहीं जाता 28 में 7 का भाग, 7 का पहाड़ा देख बोल के देखो, 4 बार नहीं जाता क्या, हाँ हाँ। हाँ, तो देखो 28 आएगा इसका, तो 28 में 7 का भाग जा रहा है ना, 4 बार, ठीक है, तो इस संख्या में भी वो 7 का भाग जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या करना है, इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाना है, अगर शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या आती है उसमें 7 का भाग चले जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर नहीं जाए तो उस संख्या 7 से विभाजित, जैसे यहाँ पे 29 आ जाता ना, 29 आ जाता तो वो 7 से विभाजित नहीं है, तो वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में। हाँ। क्या करना है, इकाई अंक को दुगना करके जो शेष अंक बचे हैं ना उसमें से घटाना है, ठीक है। फिर 8 का नियम देखो, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अंकों में, जैसे कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देके देख लेंगे, तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, तो क्या इसमें 8 का भाग जाता है क्या, अंतिम 3 अंकों में, 41, ठीक है, जाता है तो इस पूरी संख्या में, ठीक है, 8 का भाग जाएगा, ठीक है। 9 का नियम, संख्या के अंकों में 9 का भाग जाना चाहिए, जैसे 3 का नियम पढ़ा था ना हमने, ठीक है, जैसे 729 है, तो 729 देखो, इनका प्लस करते हैं, संख्या को अंकों का योग करना है, इनके अंकों का योग कितना होगा बताओ, 7 + 2 + 9 कितना होगा, 18, तो 18 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 18 में 9 का भाग जाता है ना 2 बार, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, संख्या के अंकों के योग में, ठीक है, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, जैसे 3 का नियम था ना, वैसे कि वैसे 9 का नियम है, उसमें तो हम 3 का भाग देके देखते थे संख्या के अंकों के योग में, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देके देखेंगे, देखो 9 का भाग इसमें जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 10 का नियम तो आसान है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, ठीक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0,
और 11 का नियम, संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 13 31 है, तो हमें क्या करना, देखो संख्या के एकांतर अंकों का योग, एकांतर का मतलब समझते हैं ना, एक को छोड़कर एक, ठीक है। देखो इसको छोड़ा, 3 को छोड़ा तो इस 3 पे है, ठीक है, और इधर से इस 3 पे, मतलब सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। तो देखो विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर तो कितना हो जाएगा, 3 + 1, और सम स्थान के अंकों का योग, सम पे कितना है, 3 और 1, ठीक है। इनका प्लस करना और इनका अंतर लेना है, 3 + 1, ठीक है। तो इनका अंतर देखो, 4 - 4 कितना आ रहा है, 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए, मतलब 11 की पहाड़े में आना चाहिए, ठीक है। तो वो 11 से विभाजित होगा। आया समझ में, नहीं आया ये वाला 11 का? क्या हुआ, नहीं है? बोलो, नहीं आएंगे 11 11? वाला नहीं आया समझ। ठीक है, वापस समझते हैं। देखो कोई सी भी संख्या बोल दो, चलो आप बोल दो कोई सी संख्या, वो 11 से विभाजित है कि नहीं है वो चेक करेंगे। बोलो कोई सी भी संख्या, बोलो। 149। 149, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसको 11 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करने के लिए, देखो इसमें देखो जो इसके विषम स्थान है उनका योग कर लेंगे। तो देखो एक तो 9 है और एक 1 है, ठीक है। और सम स्थान पे तो ओनली 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, विषम विषम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे, ठीक है। तो 9 और 1 कितना होता है, 9 और 1 10 होता है। 10। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये ना तो ये 0 आ 6। रहा है ना 11 की टेबल में आता है, तो ये 11 से विभाजित नहीं है, नहीं है, नहीं। जैसे मैं 121 लेता हूँ, ठीक है, 121 11 से विभाजित नहीं है, लेकिन इसको चेक करते हैं, देखो एक और ये तीसरे स्थान पे, ठीक है, और सम स्थान पे ओनली 2 है, ठीक है। तो एक और एक को ऐड करेंगे ना, तो 1 और 1 कितना होता है, 2, और उसमें से 2 को माइनस करना है, ठीक है। सम स्थान पे कितना है, 2, तो 2 - 2 कितना होता है, 0, ठीक है। तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 की जो पहाड़े में आना है ना वो आना चाहिए, ठीक है। और 13 का नियम, दी गई संख्या की इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं जब तक कि वह 13 से विभाजित नहीं हो जाएगी। तो देखो कोई संख्या बताओ जो, ठीक है, उसका 13 का नियम चेक करते हैं, उसमें 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता, बताओ। 139। 139, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या की इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते हैं। तो इकाई अंक 9 है, इसका 4 गुना करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 9 का 4 गुना, 9 × 4, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 49। तो 13 का भाग इसमें जाता है क्या, नहीं जाता ना। 13 13 24 13 39 13 4 52 होता है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें 139 में 13 का भाग नहीं जाता है। ऐसे चेक करना, क्या करना है, 4 गुना करके उसमें जोड़ना है, इकाई अंक को 4 गुना करके उसमें जोड़ना है, और फिर उसमें चेक करना है कि 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये तब तक करते हैं जब तक कि या तो 13 का भाग चले जाए या उसमें, ठीक है, उससे छोटी संख्या आ जाए। आया समझ में? पीछे वाली पीछे वाली इकाई संख्या को 4 बार गुना करना है इस 13वें या वाले में प्लस बताने के, करना है। इसमें इकाई अंक को 4 गुना करके प्लस करना है। तो इकाई अंक कितना है, 9, 9 का 4 गुना कितना होता है, 36। शेष संख्या में करना है, शेष संख्या कितनी बची है, 13। जैसे हाँ हाँ। जैसे ये नंबर है, ठीक है, 5 मान लो यहाँ पे ना। तो इसमें क्या करना है, इकाई अंक कितना है इसका, 5। तो 5। 5 का 4 गुना कितना होता है, 20। तो हमें क्या करना है, 156 20। में 5 को छोड़ना है, 156 में 20 जोड़ना है। तो देखो कितना आया, 6 और 7 176, ठीक है। फिर भी हमें ये थोड़ी बड़ी संख्या आ रही है ना, इसमें वापस लगा सकते हैं हम क्या करेंगे, देखो इसका इकाई अंक कितना है,
6। तो 6 का है 4 गुना कितना होता है? 24। तो हम क्या करेंगे, 17 में 24 जोड़ 24। देंगे। ठीक है, तो 7 और 4 कितने होते हैं? 11। और 3 और 4 41। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे, 13 में 26, 13 39 होते हैं। ठीक है, 13 चौक 52 होते हैं। लेकिन ये तो 13 की पहाड़े में नहीं आ रहा ना। तो मतलब ये रूल हम बार बार लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इकाई अंक को 4 गुना करके फिर उसमें से जोड़ देंगे, इसमें जोड़ना होता है। ठीक है, जबकि 7 वाले में क्या पढ़ा था, इसमें 7 वाले में इसमें घटाते हैं दुगना करके। क्या करते हैं 7 वाले में? दुगना करके घटाते हैं। ठीक है, 7 और 13 का नियम एक जैसा ही है, इसमें तो दुगना करके घटाते हैं, इसमें 4 गुना करके जोड़ते हैं। फिर उसमें 7 का भाग और 13 का भाग जाना चाहिए, इसमें 7 का भाग जाना चाहिए। शेष संख्या में 7 से विभाजित होनी चाहिए। ना होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमें कहाँ पे काम आएंगे, ये जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना उसमें काम आएंगे। किसमें काम आएंगे? अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है उसके टुकड़े। ठीक है, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या में, जैसे कोई संख्या है जैसे 12, तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 × 6। लेकिन 6 क्या है? भाज्य संख्या है, 6 को वापस क्या लिखना पड़ेगा हमें? 2 × 3। तो देखो टू ये अभाज्य, इंटू टू हाँ, तो ये देखो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो ये 12 के क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होते हैं? टुकड़े। आया समझ में? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो जैसे कोई, मैं यहाँ पे संख्या देता हूँ, जैसे जैसे ये संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे? देखो अभी 5 का नियम पड़ा था। इकाई अंक अगर 5 है तो उसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही 5 का भाग दे लेते हैं। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 4 बचे, 44 हो गए। 5 8 40, 4 बचे, नाम 45। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे? अभी हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो अंकों का योग दो का तो नहीं जाएगा ना इसमें, क्योंकि इकाई का अंक क्या नहीं है? सम संख्या नहीं है। तो देखो अंकों का योग कर लेते हैं। 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 17 और 2 17। 19 है ना। तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। तो ऐसे चेक करना पड़ता है भाजकता के नियम से। तो इसमें किसका भाग जाएगा? फिर हम 7 का चेक करके देखेंगे, 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर हम किसका चेक करके देखेंगे? 11 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का और 11 का। 11 के बाद में 13 का, 13 के बाद में 19 का, 17 का भी दे सकते हैं ना, 17 का और 19 का। तो इनके रूप में लिखना होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो कल हम प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण करेंगे। आया कुछ समझ में? इसके नोट्स मैंने शायद आपको तो व्हाट्सएप पे भेज दिए थे मैंने। बोलो। नोट्स मिल गए थे ना पहली प्रश्नावली के? हेलो, यस सर। नोट्स मिल गए थे ना पहली प्रश्नावली के? और पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो अभी?